हेलो बच्चों, एस के धाकड़ साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12th का चैप्टर 10 जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा मतलब सदिश बीजगणित को हम पढ़ रहे हैं। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करें कि वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर में यदि हम बात करें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिस तरह से बनते हैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। वेक्टर मतलब सदिश जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सदिश बोलते हैं। ठीक है, तो सदिश में यदि हम सदिश के कुछ एग्जाम्पल लें तो क्या होगा? एक हो गया फोर्स हो गया जिसको हम बल कहेंगे, ठीक है, और दूसरा वेलोसिटी हो गई, बेग, वेलोसिटी हो गया बच्चों, ठीक है, बेग हो गया, ठीक है। ये क्या है? सदिश राशियां हैं, सदिश राशियां हैं। और अदिश की बात करें, स्केलर की बात करें हम, तो स्केलर में क्या आएगा बच्चों? स्केलर में हम बात करेंगे तो जैसे डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस, ठीक है, मतलब दूरी हो गई। टाइम पीरियड हो गया, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब समय काल हो गया, समय काल, ठीक है। और जैसे हम बात करें स्पीड, स्पीड हो गई, ठीक है, मतलब चाल। ये सब क्या होंगे? और सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों कार्य, वर्क डन, वर्क डन। ये कई बार आ चुका है एग्जाम में कि मतलब कार्य किस प्रकार की राशि होती है, ठीक है। ट्रू फॉल्स वगैरह में आता है तो इसको याद रखिएगा। वर्क डन मतलब कार्य, है ना, किया गया कार्य। क्या होती है बच्चों? जो स्केलर राशि होती है मतलब अदिश राशि होती है, ठीक है। अब जैसे हम इसमें बात करेंगे, जैसे आपको लिखा 10 किलोमीटर और यहाँ पर लिखा है ईस्ट की तरफ या कोई सी भी डायरेक्शन में, तो यहाँ पर देखिएगा परिमाण भी दिया है और दिशा भी दी है, दोनों चीज दी हैं। मतलब ये को क्या है? स्केलर मतलब वेक्टर है। आ रहा समझ में? जिसमें परिमाण अकेला होता है उसमें उसको क्या बोलते हैं बच्चों? जिसमें परिमाण केवल होता है उसको हम बोलते हैं अदिश या मतलब स्केलर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बच्चों? तो यह इंपोर्टेंट है, मतलब आ जाते हैं कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो इनको आपको पता होना चाहिए। चलिए हम आगे बात करते हैं बच्चों। अब बात कर रहे हैं बच्चों हम यूनिट वेक्टर की, मतलब एकांक सदिश की बात कर रहे हैं, जिसको हम इकाई सदिश भी कहते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक कैप से डिनोट करते हैं इसको। क्या होता है बच्चों? कोई वेक्टर है, मान लीजिए ए, तो ए वेक्टर का परिमाण में यदि उस वेक्टर में परिमाण का डिवाइड कर देते हैं, उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ए कैप बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कोई भी मतलब यह क्या है? यूनिट वेक्टर है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से आते हैं बच्चों कि कोई वेक्टर दिया होगा और उस वेक्टर में आपसे पूछ लेंगे कि उसका परिमाण ज्ञात कीजिए, मतलब इसका यूनिट वेक्टर बनाइए। जैसे कि एक क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन है ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j और यहां पर लिखा हुआ है आपका के कैप, इस तरह से लिखा हुआ है बेटा। और यहां पर बोला है इसका परिमाण निकालना, तो परिमाण निकालना है तो क्या करेंगे? देखिएगा, परिमाण मतलब सॉरी, इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे? परिमाण निकालेंगे इसका। तो परिमाण निकालने के लिए मॉड ऑफ ए लिखेंगे और यहां पर अंडर रूट क्या लिखेंगे बच्चों? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 4 और 9 13, ठीक है, और 1 क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो अब क्या निकाल रहे हैं? इस में वैल्यू रख रहे हैं, मतलब यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं। तो ए कैप इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए होता है, मतलब 2i प्लस 3j प्लस k अपॉन क्या हो जाएगा? अंडर रूट 14 हो जाएगा। अब इस 14 को हम सेपरेट करेंगे, सबके अपॉन में ले जाएंगे, तो 2 अपॉन रूट 14, इसको i लिख देते हैं, प्लस 3 अपॉन रूट 14 j हो गया, और यहाँ पर हो गया 1 अपॉन रूट 14 के हो गया। वैसे तो उन्होंने पूछा नहीं है, लेकिन यदि बाई चांस यदि पूछ लें आपसे, इसी में बोल देंगे कि इसमें यह बताइए जो एकांक सदिश है ना, यूनिट वेक्टर है, उसके वेक्टर कंपोनेंट क्या हैं, मतलब सदिश घटक क्या हैं। तो घटक में ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है ना, ये पूरा पोर्शन क्या है? सदिश घटक आएगा। ये हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि देखो इसमें परिमाण भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इसमें भी मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। बात समझ में आया? तो इनको हम क्या बोलेंगे बच्चों? बताइए। इनको बोलेंगे
सदिश घटक मतलब वेक्टर कंपोनेंट हो गए। और यदि उन्होंने बोला अदिश कंपोनेंट बताना है, मतलब स्केलर कंपोनेंट बताना है, मतलब अदिश बताना है, तो अदिश में केवल यही वाली वैल्यू आएंगी। कौन सी 2/√14, 3/√14 और 1/√14। समझ में आया? इन्हीं को हम दिक्कोज्जाएं भी कहते हैं, मतलब डायरेक्शन कोसाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं इनको। समझ में आया? दिक्कोज्जाएं कहते हैं। ठीक है, तो दिक्कोज्जाएं यदि पूछ लिया तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? ए कैप निकालना पड़ेगा, मतलब हमें यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो उसमें आई जे के सामने जो मतलब कोफिशिएंट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे बच्चों? डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे। क्लियर क्या? अब देखिए एक नया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? इसमें ओनली आपको क्या करना था बच्चों? यूनिट वेक्टर निकालना था। क्लियर? चलिए अब हम आगे बात कर रहे हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा, जिसमें आपसे पूछा गया है, मान लीजिए एक वेक्टर है आपका ए वेक्टर, और यहां पर बोला है i-2j, ये वेक्टर है, मान लीजिए के भी हो सकता था, इसमें इस तरह का एक क्वेश्चन है। और यहां पर बोला है इसकी डायरेक्शन में 7 यूनिट मतलब मैग्नीट्यूड वाला, 7 यूनिट मैग्नीट्यूड वाला एक वेक्टर बताना है आपको। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कि ये वेक्टर है कोई ए वेक्टर, इसका यदि मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? ए मॉड ऑफ ए करेंगे तो अंडर रूट क्या बनेगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब क्या बनेगा? अंडर रूट 5 आया कि नहीं बोलो? तो इसका परिमाण क्या आया? इसका परिमाण आया कितना? इसका परिमाण आ गया आपका √5, आ गया कि नहीं? तो हम क्या करेंगे? इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे और इसकी डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर लेना है हमें। तो हम क्या करेंगे? तो ए कैप निकालेंगे, तो ए कैप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए आ गया। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे? i-2j में डिवाइड कर देंगे √5 का। बात समझ में आएगी कि नहीं? ये क्या आ गया? यूनिट वेक्टर आ गया। अब इसी की डायरेक्शन में एक दूसरा वेक्टर लेना है जिसका परिमाण क्या होना चाहिए? जिसका मैग्नीट्यूड 7 होना चाहिए, या कुछ भी हो सकता है। समझ में आए? अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 है, तो 7 यदि है इसी की डायरेक्शन में, तो यूं मान लीजिए कि ये वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, इस वेक्टर को इसी पे ओवरलैपिंग कर रहा हूं मैं, या फिर अलग भी बना सकते हैं आप। इस वेक्टर को, इसकी डायरेक्शन भी यही है। ठीक है, कितना? 7 यूनिट का होना चाहिए, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? मान लो हमने बी वेक्टर मान लिया। क्या मान लिया इसको? बी वेक्टर। तो ये क्या होगा? 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें? ए कैप में। क्यों ए कैप में? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने इसकी 1 यूनिट डायरेक्शन निकाली है, 1 यूनिट मैग्नीट्यूड निकाली है। समझ में आया? 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू रख दो, तो यहां पर आ जाएगा बेटा क्या? बी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू ए कैप क्या है आपका? ए कैप है i-2j अपॉन √5। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमने इसको माना है ना, लेट एज्यूम कर लिया। बी वेक्टर इक्वल टू 7 ए वेक्टर, मतलब ये फाइंड करना था। क्लियर क्या बेटा? समझ में आया? आपसे बोला जाएगा क्वेश्चन, कोई वेक्टर दे देंगे और बोलेंगे इसकी डायरेक्शन में 8 मैग्नीट्यूड या 7 मैग्नीट्यूड वाला कोई सदिश बनाइए। तो सदिश बनाना है तो हमें वेक्टर बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? जो भी वेक्टर दिया रहेगा उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे अपन, और उसमें जितना भी मैग्नीट्यूड दिया है, जो भी वेक्टर है, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ आपको? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यही मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 2 मार्क्स में इसमें से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आना है, और 2 मार्क्स के रहेंगे, और ऑब्जेक्टिव आना है आपको। कम 2 या 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे, ऐसे करके 6 या 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन चैप्टर में से आने वाला है। क्लियर? अब देखिए बच्चों, आपसे बोला जाता है कई बार, क्वेश्चन ऐसा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कई बार ऐसे जनरली बातें कर लेते हैं वो। जनरली बातें ऐसी कि जैसे मान लीजिए कि कोई पॉइंट दे दिए उन्होंने, दो पॉइंट दे दिए, सपोज ये P हो गया और ये Q हो गया। एक पॉइंट हो गया, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी दे दिए, यहाँ पर दे दिया 2 3 4 0, और यहाँ पर क्या दे दिया बेटा? यहाँ पर दे दिया मान लीजिए उन्होंने क्या, Q -1 -2 -4
4 यह दे दिया, और उन्होंने बोला कि वेक्टर बनाना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, क्या दे दिया, वेक्टर बनाना है। तो आपको क्या करना है, पी क्यू वेक्टर निकालना है। तो पी क्यू वेक्टर क्या होता है बच्चों, तो पी क्यू वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम इनको वेक्टर में ले जाएंगे। वेक्टर में ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं x2 माइनस x1 i कर देते हैं, प्लस y2 माइनस y1 j आ जाएगा, और यहाँ पर z2 माइनस z1 k आ जाएगा। क्लियर क्या बच्चों, तो यहाँ पर देखो इसको x1 y1 z1, इसको x2 y2 z2 कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, और वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर पी क्यू वेक्टर इक्वल टू हो गया कितना बेटा, यहाँ पर हो गया -1 -2 i हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा -2 -3 j हो गया, और यहाँ पर आ गया क्या, -4 -0 k आ गया। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया पी क्यू वेक्टर इक्वल टू -3i -5j और -4k। क्लियर, ये वेक्टर आ गया हमारा। क्लियर, अब इसमें यदि उन्होंने बोल दिया कि इसका यूनिट वेक्टर भी बनाओ, तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या करेंगे, पी क्यू कैप निकालेंगे। तो पी क्यू वेक्टर अपॉन क्या होता है बच्चों, मोड ऑफ पी क्यू होता है, तो पी क्यू का मोड और निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर -3i हो गया, माइनस का 5j हो गया, माइनस का 4k हो गया, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। तो 25 25 50 हो गया, और 50 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 5√2 लिख सकते हैं, है ना, 25 × 2 है ना, 25 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको सेपरेट भी करेंगे तो 5/5√2 i हो जाएगा, माइनस 5/5√2j माइनस 4/5√2k। इस तरह भी हम दे सकते हैं। पी क्यू मतलब हमने क्या निकाल लिया बेटा, यूनिट वेक्टर निकाल लिया, ठीक है। अब इसमें यदि उन्होंने बोल दिया और क्वेश्चन बढ़ाना चाहें, तो यदि उन्होंने बोला कि भैया वेक्टर कंपोनेंट बताओ, तो वेक्टर कंपोनेंट में क्या बताएंगे अपन, ये पूरा पोर्शन, यह है x कंपोनेंट हो गया, ये y कंपोनेंट हो गया, ये z कंपोनेंट हो गया। समझ में आया कि नहीं, मतलब x अक्ष का घटक हो गया सदिश घटक, y अक्ष का सदिश घटक हो गया, और z अक्ष का सदिश घटक हो गया, ठीक है। और यदि उन्होंने बोला कि डायरेक्शन कोसाइन बताओ, दिक् को जाए, तो अपन ये आगे आगे के जो अंक है ना, उनको उठा के दे देंगे कि भैया ये हैं। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है, जितना पूछ रहा है उतना ही जवाब देना है। ऐसा नहीं कि आपको, हमें पता है कि भैया आपको पूरे वेक्टर में मतलब महारत हासिल है, ठीक है आपको, लेकिन क्वेश्चन में उतना पूछा ही नहीं, जितना पूछा है उतना ही जवाब देना है, ठीक है। समझ में आया, एक्स्ट्रा बहादुरी नहीं दिखाना है। बात समझ में आया, क्योंकि टाइम वेस्ट कर रहे हैं मतलब, ठीक है। एक्स्ट्रा बहादुरी करोगे मतलब आप खुद का मतलब लॉस कर रहे हैं टाइम का। बात समझ में आई बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अच्छा, इसी में यदि मान लीजिए कि इसी में बोल लिया कि मिड पॉइंट वेक्टर बताना है, मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम इसको और इसको जोड़ के 2 का डिवाइड कर देंगे। मिड पॉइंट पूछ लिया, देखो इसी में मान लीजिए मिड पॉइंट पूछ लिया, मिड पॉइंट में क्या करेंगे बच्चों, क्या होगा, मान लो मिड पॉइंट है, यहां पर मान लीजिए बीच में कोई बिंदु आर है, क्या है, आर है, तो हम क्या करेंगे, ओ आर वेक्टर का वैल्यू निकालना है। तो ओ आर वेक्टर का वैल्यू हो जाएगा ओपी वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा 2। समझ में आया कि नहीं आया। ओपी वेक्टर का मतलब है इसको आई जे के लगा देंगे, इसमें भी आई जे के लगा देंगे, और दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, ओ आर वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा, जैसे हम इसमें लगाएंगे 2i बन जाएगा, प्लस का 3j हो जाएगा, प्लस का 0k हो गया, और यहां पर क्या है बेटा, प्लस -i -2j और यहां पर -4k है। क्लियर, क्या अपॉन क्या है, अपॉन में ये हो गया 2। तो ओ आर वेक्टर निकालना, तो देखो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा ना। तो 1 आ गया यहाँ पर, ठीक है, 1 आई मतलब 1 आई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1j हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया -4k हो गया, अपॉन में क्या है 2 है, 2 का डिवाइड कर देंगे। क्लियर, ये इसका क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गया। क्लियर, बात समझ में आया। इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात आती है बच्चों कोलिनियर में पूछ लेता है, कोलिनियर रब कर दूं इसको बेटा, ठीक है। यदि कोलिनियर पूछ लिया, जैसे कि मान लीजिए आपका लिखा हुआ है बच्चों मान लीजिए मैंने मान लिया ए वेक्टर इक्वल टू
लेट ए वेक्टर इक्वल टू है आपका 2i माइनस 3j प्लस 4k, और बी वेक्टर दे दिया बच्चों, बी वेक्टर है आपका -4i प्लस 6j माइनस 8k, और आपसे बोला है बच्चों कॉलिनियर बताइए। कॉलिनियर मतलब संरेख, ठीक है। तो देखिएगा एक बात बताऊं मैं आपको, वेक्टर में संरेख होना या समांतर होना, वैसे यदि हम जनरल देखें तो हमें यह दिखता है कि भैया समांतर का में पैरेलल होना मतलब इस तरह का होना है ना, दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, समझ में आए, उसको हम पैरेलल बोलते हैं। और संरेख का मतलब होता है एक ही लाइन में स्थित होना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर? तो आपको यहां पर ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ए, यहां पर बी है और यहां पर क्या ले लिया, सी है, तो यह क्या है, एक रेखा में स्थित होना, मतलब यह क्या है, कॉलिनियर है। बात समझ में आया? लेकिन वेक्टर में यदि हम बात करेंगे तो दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। क्यों होती हैं? क्योंकि देखिए दोनों रेखाएं ये दोनों एक दूसरे के साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रही, 0, और ये यदि ए बी और बी सी को देखेंगे तो यह भी क्या हो जाएंगे, 0 डिग्री का ही एंगल बनाएंगे। तो यहां पर देखिए यह वैसे तो हम इनको पैरेलल बोलेंगे, लेकिन यहां पर बी कॉमन, बी पॉइंट जो है कॉमन है, इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे कि एक ही लाइन में है, मतलब कॉलिनियर है। बात समझ में आई आपको? ठीक है। तो यहां पर हमें कॉलिनियर बताना, तो कॉलिनियर की कंडीशन वैसे वेक्टर कंडीशन भी होती है और कार्टेशियन कंडीशन भी होती है, कार्तीय कंडीशन भी होती है। तो दोनों बता रहा हूं मैं, पहले समझा रहा हूं आपको। ए वेक्टर इक्वल टू मान लीजिए लैम्डा बी वेक्टर, ये संरेख के लिए, किसके लिए बच्चों, फॉर कॉलिनियर। कॉलिनियर की कंडीशन है बच्चों, संरेख के लिए, संरेख होना, समरेख होना एक ही बात हो। संरेख के लिए कंडीशन क्या है बेटा, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, यह होता है। या फिर दूसरे वे में हम क्या लिख सकते हैं, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। आप किसी भी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप वेक्टर फॉर्म से करें। वेक्टर में करना है तो इसको ए वेक्टर यहां रखिए, बी वेक्टर यहां रखिए, लैम्डा का गुणा कीजिए, आई को आई के साथ में, जे को जे के साथ में, के को के साथ में कंपेयर करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू निकल के आ जाएगा। बात समझ में? और सेम यदि है तो कॉलिनियर है। बात समझ में आया कि नहीं आया? और इससे करना है तो डायरेक्ट इसको A1 B1 C1 और इसको A2 B2 C2 कंसीडर कर लो और वैल्यू रख दो। तो चलिए हम देखते हैं, A1/A2 निकालते हैं पहले। A1/A2 निकालेंगे तो 2 अपॉन क्या है बच्चों, -4। सॉल्व करने के बाद -1/2 मिल जाएगा, यह माइनस को ऊपर शिफ्ट कर दिया। ऐसे ही B1/B2 देखेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, B1/B2 में -3/6 है, कैंसिल आउट करने के बाद -1/2 मिलेगा। C1/C2 देखेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, 4/8, मतलब -8 है तो -1/2 मिल गया। तीनों में वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही है? इसका मतलब हम बोल सकते हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। मतलब यहां पर भी वैल्यू -1/2 है, यहां भी 1/2 है और यहां भी 1/2 है। इसका मतलब है तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों कि हैंस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कॉलिनियर। ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे हैं, संरेख है ना, आर कॉलिनियर। तो हमें इस तरह से बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कॉलिनियर की कंडीशन आएगी तो आपको इस तरह से करना है। अब देखिए इसमें क्या होता है बच्चों, एक चीज और पूछ लेते हैं कई बार, ध्यान से समझिएगा। अब उन्होंने यहां तो वेक्टर बना के दे दिए, मान लो वेक्टर बना के नहीं दिया है, सुनना बच्चों, वेक्टर बना के नहीं दिया बेटा, यहां पर ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, सबके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। रूपाली बेटा सबके कोऑर्डिनेट्स दे दिए, जैसे मान लो इसका दे दिया 1 2 3, इसका दे दिया 4 5 6, इसका दे दिया 7 8 9। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में कोई दमदारी नहीं है, आपको बता रहा हूं क्या करना है। ए बी दे दिया, बी सी दे दिया, सी ए दे दिया, ए सी दे दिया, ठीक है, ऐसे दे दिया। अब मतलब ए दे दिया, बी दे दिया और सी दे दिया, और आपसे बोला कॉलिनियर बताओ। तो आपको क्या करना है, इनको वेक्टर में तो बना ही सकते हैं अपन, तो अपन क्या निकाल लेंगे, ए बी वेक्टर निकाल लेंगे। ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे बताओ, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3i हो गया, यहाँ पर 3j हो गया और यहाँ पर 3k हो गया कि नहीं बोलो। और यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, BC वेक्टर और निकाल लो। BC वेक्टर निकालेंगे तो यहाँ भी 3i, यहाँ पर 3j और यहाँ पर 3k हो गया कि नहीं। अब जैसे अभी हमने क्या करा था, इसको ए वेक्टर माना था और इसको बी वेक्टर, कॉलिनियर बताया था कि नहीं।
तो कॉलिनियर के लिए अपॉन में रखा था कि नहीं, तो इनको भी अपॉन में रख दो आप, कॉलिनियर प्रूफ हो जाएगा। तो कई बार क्या है पॉइंट दे देते हैं वो और आपसे बोलते हैं कि कॉलिनियर बताइए, तो आपको घबराना नहीं है, करना क्या है ए बी वेक्टर निकाल लो, बी सी निकाल लो या ए सी निकाल लो, कुछ भी निकाल सकते हैं। जब आप उनको अपॉन में रखेंगे तो वो कॉलिनियर प्रूफ हो जाएगा। क्लियर क्या बेटा, समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट आगे आते हैं। रब कर दें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा आपसे बोला जाता है, यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा हम अब थोड़ा डॉट प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। डॉट मतलब जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, मतलब अदिश गुणनफल बोलते हैं। क्या होता है बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर और इनके बीच बनने वाला एंगल कॉस थीटा। मतलब दो वेक्टर हैं आपके, ये मान लीजिए वेक्टर हो गया, ये आपका यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है, ये ए वेक्टर है और ये क्या है बच्चों, बी वेक्टर है। तो यहाँ पर थीटा जो वैल्यू है ना वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 से लेके थीटा का वैल्यू 180 डिग्री तक हो सकता है। समझ में आया कि नहीं, 0 to पाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो यह ए वेक्टर है और यह बी वेक्टर है, यहाँ पर बीच में डॉट प्रोडक्ट है। समझ में आया? एक चीज और बता दूं, वैसे तो आपको पता है कि 2 into 3 या 2 into 3, ठीक है, और 2 और यहाँ पर लिखा है 3 इनका, ठीक है, यदि हम अंक गणित में देखें, समझ में आया कि नहीं, तो इनका मतलब सब एक ही होता है, इन सब का मतलब क्या होता है 6 आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर यदि हम वेक्टर में बात करें तो 2 into 3 और 3 into 2 का एक ही मतलब नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर 3 into 2 लिख देंगे चलेगा, डॉट में क्या होता है 2 into 3 लिखा है, 3 into 2 लिख देंगे चलेगा, बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 into 2 नहीं लिख सकते इसको। समझ में आया कि नहीं? मतलब यह कम्युलेटिव रूल्स को फॉलो करता है, यह कम्युलेटिव रूल्स को फॉलो नहीं करता है। समझ में? क्रम विनिमय नियम को यह पालन करता है, यह नहीं करता है। बात समझ में आया? इसमें डायरेक्शन होती है, इस वजह से यह पालन नहीं करता। मतलब यदि ऐसा लिख दिया तो यह नेगेटिव आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बात समझ में आ रहा है? मैं आपको जनरली बातें समझा रहा हूँ, यहाँ पर मतलब आपको डायरेक्शन वगैरह नहीं बता रहा, मतलब नॉर्मली बता रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो देखिएगा बच्चों, ये आया। अब यहाँ पर हम बात करें कि हम cos थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर, अच्छा इसको ऐसा भी लिखा जाता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ऐसा भी लिख देते हैं बच्चों। ठीक है ना, क्लियर ना? ठीक है, मतलब यहाँ पर मोड का मतलब है उसका मतलब मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम, तो मोड ऑफ ए मतलब ए सिंगल अचर कांस्टेंट वैल्यू से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बी आ गया, यहाँ ए आ गया, यहाँ बी आ गया, कॉस थीटा आ गया। क्लियर क्या? अब यदि यहाँ पर एंगल निकालेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगा बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी आएगा। और यदि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप चाहें तो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी लिख सकते हैं ना, दोनों एक ही बात है। यदि मान लीजिए कि ए वेक्टर को मैं कोई पोजीशन बना दूं, उसकी ए वेक्टर की पोजीशन बना दिया मैंने a1i प्लस b1j प्लस c1k, और बी वेक्टर की पोजीशन बना दी मान लो a2i प्लस b2j प्लस c2k, पोजीशन बना दिया। तो देखिए यदि डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे तो आपको पता है आई का आई के साथ में, जे का जे के साथ में, के का के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अदर के साथ में 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है और अदर के साथ करेंगे तो 90 डिग्री बनेगा वहां एंगल, तो क्या होता है उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। समझ में आया? कहने का मतलब आई के खुद के साथ में कितने का एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। तो यह इस फार्मूले में उसको अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो इसलिए आप याद रखिएगा कि आई का आई के साथ में डॉट प्रोडक्ट जे का जे के साथ में और के का के साथ में मल्टीप्लाई क्या होता है बेटा, 1 होगा। क्लियर क्या? बात समझ में आई आपको? इस वजह से इनका खुद के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, अदर के साथ नहीं करेंगे। तो यहां पर क्या जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ऐसा बन जाएगा कि नहीं बोलो? यदि हम यहां पर एंगल निकालें तो एंगल निकालेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, cos थीटा इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा बेटा, a1 a2 प्लस b1 b2 b1 b2 और यहां पर c1
C2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और यहाँ भी अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अच्छा एक और चीज़ है, इनमें हम क्या करते हैं, मॉड्यूलस लगा देते हैं, मतलब यहाँ पर मॉड लगा देंगे ताकि जो थीटा वैल्यू आएगी ना वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आए। तो इसके लिए यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ भी लगा देते हैं हम। बात समझ में आया कि नहीं? तो देखिए यहाँ पर ये वेक्टर में फार्मूला है और ये कौन सा, विदाउट वेक्टर है, मतलब यह कार्टेशियन फार्मूला है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्लियर। एंगल निकालना है, वेक्टर मतलब दो सदिशों के बीच एंगल निकालना है, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है, या दो रेखाओं के बीच में एंगल निकालना है, तो यही फार्मूला लगता है। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, दो प्लेन वगैरह या कुछ भी, प्लेन मतलब समतल वगैरह के बीच भी एंगल निकालते हैं, तो यही फार्मूला अप्लाई करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इतना क्लियर है बेटा? तो देखिए अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन की। तो देखिएगा क्वेश्चन है आपका एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर दिया है, और यहाँ पर बोला है डॉट एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू 8 दिया है। और यहाँ पर बोल रखा है उन्होंने कि ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है। क्या है बेटा? ए वेक्टर क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। ये यूनिट वेक्टर है तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। समझ में आया? यहाँ पर ऐसा गिवन है आपको, ठीक है, कि ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर है तो इसका वैल्यू 1 होगा कि नहीं? पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो x का x के साथ मल्टीप्लाई, तो x डॉट x लिखेंगे, फिर यहाँ पर प्लस x डॉट a लिखेंगे ए वेक्टर, फिर माइनस ए वेक्टर डॉट x वेक्टर लिखेंगे, और यहाँ पर माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखेंगे। इक्वल्स टू क्या लिख देंगे बेटा, 0, है ना, सॉरी 8 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि x वेक्टर यहाँ पर कंडीशन भी देंगे, क्योंकि हमें नंबर चाहिए है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है, तो हमें सॉल्व करके बताना पड़ेगा व्यवस्थित तरीके से। समझ में आया कि नहीं? तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आपको पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा बेटा, मतलब इक्वल होता है, या फिर यूं लिख दें कि एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर और ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर की वैल्यू सेम आएगी कि नहीं? इस वजह से ये दोनों कैसे हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, -8 है तो इसको मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू 8, ऐसा लिख देंगे कि नहीं? और आपको पता है, गिवन है आपको कि मॉड ऑफ ए वेक्टर का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, एक्स वेक्टर का स्क्वायर इक्वल -1 का स्क्वायर इक्वल टू 8, मतलब मॉड ऑफ एक्स वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू, मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा क्या, +-3 आएगा कि नहीं? और यहाँ पर माइनस को नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं हम। समझ में आया कि नहीं आया? पॉजिटिव नंबर होता है, धनात्मक संख्या होती है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस साइन क्या करेंगे, माइनस नेगलेक्ट कर देंगे। बात समझ में आया? तो मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आई आपको? तो इस तरह के ये क्वेश्चन हैं जो हम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको रब कर दूं, एक और क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है, कंडीशन ही है, मतलब सिंपल से शब्दों में बोलें कि यह क्या है आपका, ऐसा बोला जाता है कि ए वेक्टर, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर कोई वेक्टर है, ए एंड बी एनी 2 वेक्टर, कोई वेक्टर हैं, 2 वेक्टर, 2 वेक्टर हैं, है ना, 2 वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर कोई वेक्टर हैं, ठीक है, कोई भी वेक्टर हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो उस पोजीशन में आपको बोला गया है टू प्रूफ करना है आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल मॉड लेस देन, यहाँ पर मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी, यह पूछा जाता है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर कई बार यहाँ पर क्या करते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं, तब भी इसको प्रूफ करवा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो सिंपल से समझिएगा, हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात करेंगे, यदि मान लीजिए कि आपने मान लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, समझ में आया? क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
ठीक है, कि ए वेक्टर और बी वेक्टर कोई वेक्टर हैं, ठीक है, तो आपको प्रूव करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल लेस देन इक्वल ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये आपको प्रूव करना है। तो सिंपल से शब्दों में बोलें कि ए और बी दो कोई वेक्टर हैं, तो ए वेक्टर का वैल्यू 0 होगा या फिर बी वेक्टर वैल्यू 0 होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ए वेक्टर 0 है तो बी वेक्टर 0 है, तो इसका मतलब यदि इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे, तो आपको पता है इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, या फिर इसको हम फार्मूले में क्या लिखते हैं, ए मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर आता है क्या बच्चों, कॉस थीटा आता है कि नहीं, बोलो कॉस थीटा आता है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं 0? बोलिए क्यों आ जाएगा? क्योंकि देखिए यदि ए वेक्टर 0 है या बी वेक्टर, इनमें से कोई एक 0 है, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो यदि 0 आएगा तो इसका मतलब यह हुआ कि 0 है, तो यहाँ पर कॉस, अब यहाँ पर बात यह है कि यदि इन दोनों में कोई वेक्टर 0 है तो वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, सिंपल सा। अब यदि मान लीजिए कि यहाँ पर बात कर रहे हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, ये 0 आया। अब यहाँ पर यदि मैं इतना पोर्शन ले रहा हूँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा ले रहा हूँ। बात समझ में आई आपको? मॉड लगाऊंगा, यदि मान लीजिए कि कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ, कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या करूंगा बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर, और इक्वल टू क्या आ गया बेटा, कॉस थीटा आ गया। आ गया कि नहीं? यदि इसको पॉजिटिव लेना है, मतलब मोड लगाना है, तो मोड यदि दोनों में लगाऊंगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर और मोड ऑफ बी वेक्टर करेंगे, इक्वल टू यहाँ पर क्या ले लेंगे, कॉस थीटा में भी मोड लगा लेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको पता है यदि मोड को सेपरेट कर दूं तो यहाँ पर आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर और मोड ऑफ बी वेक्टर। आप बोलेंगे सर इनमें मोड क्यों नहीं लगाया, तो पहले से लगा हुआ है। अरे यहाँ पर पहले से रूपाली बेटा पहले से मोड लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, आएगी कि नहीं? तो ये बाहर वाला जो मोड है उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। क्या मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा लिख सकते हैं, बोलो बोलो। ये मोड दोनों में लगाएंगे, इसके पास मोड नहीं है, चिपक जाएगा मोड, इनके पास मोड पहले से लगा हुआ है, समझ में आया? तो इनको जरूरत ही नहीं है। पास में डबल मोड है तो हम उसको सिंगल ही रहते हैं। अब इक्वल टू क्या आ गया आपको, कॉस थीटा। अब आपको पता है कि कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, यदि मतलब 1 है तो यह या तो इसके बराबर होगा या इससे छोटा होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? 1 के बराबर होगा या इससे छोटा होगा। मोड की बात करेंगे तो मोड का वैल्यू क्या है, इसके इक्वल हो सकता है या इससे छोटा वैल्यू हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया कि नहीं? क्योंकि कॉस का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा -1 to 1, ठीक है। थीटा का वैल्यू कुछ भी रखोगे लेकिन आंसर क्या मिलेगा आपको, रेंज क्या रहेगी, -1 से +1। आया समझ में? तो इसका हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। तो मोड लगाए मतलब 1 होगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, या तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा। तो मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर का होल मॉड अपॉन क्या हो जाएगा, मोड ऑफ ए वेक्टर और मोड ऑफ बी वेक्टर लेस देन क्या ले लेंगे हम, 1 ले लेंगे। बात समझ में आई बेटा? कॉस थीटा को हटाएंगे, क्या लिख देंगे, कॉस थीटा को हटाएंगे क्या लिख देंगे, 1, और यहाँ पर साइन कौन सा लगाएंगे, ये वाला लेस देन का, ठीक है। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल मॉड लेस देन, यहाँ पर आ जाएगा मोड ऑफ ए वेक्टर और मोड ऑफ बी वेक्टर। क्लियर? ये प्रूफ हो जाएगा। बात समझ में आई आपको, नहीं आई? आ गई बेटा? कुछ नहीं है, आपको सिंपल ध्यान रखना है, यदि मान लीजिए यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर में से कोई एक 0 है, ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू हमें ऐसा लिखते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर बताइएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कॉस थीटा का वैल्यू की बात कर रहा है, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, या तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा, ठीक है। तो हमने क्या करा कि यहाँ पर कॉस थीटा को हटा के 1 लिखा और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ऐसा बन गया। अब कई बार इसमें प्रूफ स्क्वायर भी आ जाता है, स्क्वायर आ जाता तो कुछ भी चेंज नहीं होना, सेम करना है, बस स्क्वायर लगाते जाना है। बात समझ में? यहाँ पर कॉस थीटा के प्लेस पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह के का भी क्वेश्चन आता है। बात समझ में आई कि नहीं आई नेताजी? हाँ ठीक है, क्लियर है ना बेटा? हाँ बोलो। इसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर अपन
देखो इसलिए देखो, या तो देखो यहाँ पर बोला गया है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू 0 नहीं दिया है, तभी हम ये पोजीशन अप्लाई कर रहे हैं कि देखो ए वेक्टर इक्वल टू 0 है या बी वेक्टर इक्वल टू 0 है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान क्या होगा, मॉड ऑफ ए, मतलब इसका वैल्यू 0 होगा। यदि ऐसा है तो हमने जो कंडीशन उठाई है, ये वाली जो कंडीशन ली है, वो कब ली है, जब ली है बेटा जब मॉड ऑफ ए का वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है, और मॉड ऑफ बी का वैल्यू 0 नहीं है, मतलब ए वेक्टर 0 नहीं है और बी वेक्टर 0 नहीं है, उस पोजीशन में ये वैल्यू लेके आ रहे हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। बात समझ में आया कि नहीं आया? और यदि यहाँ पर ए वेक्टर 0 है और बी वेक्टर दोनों में से कोई एक 0 है तो यहाँ खत्म हो जाएगी बात समझ आया? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू 0 हो जाएगा, या फिर मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर का वैल्यू भी क्या होगा, 0 ही होगा। बात समझ में आया? तो जब 0 नहीं है, ठीक है, उस पोजीशन में ये कंडीशन और लिख लेना साइड में। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो हमने ये सॉल्व करा। क्लियर? क्या बात समझ में आया आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। लिख लिया? हाँ बेटा, नहीं वो मैंने कंडीशन बताई आपको कि ए वेक्टर का वैल्यू 0 है या बी वेक्टर का वैल्यू 0 है, ठीक है ना। तो उस पोजीशन में क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया? मतलब इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यदि मान लीजिए कि ए वेक्टर, और उन्होंने बोला कि ए वेक्टर और बी वेक्टर कोई वेक्टर हैं, कोई भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो, मतलब 0 भी हो सकते हैं और नॉन 0 भी हो सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? दोनों केस हैं। मतलब जब 0 होंगे, 0 के केस में क्या जाएगा बात, ए वेक्टर का वैल्यू 0 बी वेक्टर का वैल्यू 0 तो इसका वैल्यू 0 आया समझ में। जब नॉन 0 होंगे मतलब 0 नहीं होंगे, समझ में आया, उस पोजीशन में ए वेक्टर, मतलब यहाँ पर आप मॉड लगा सकते हैं कि मॉड ऑफ ए वेक्टर का वैल्यू 0 आएगा, मॉड ऑफ बी वेक्टर का वैल्यू 0 आएगा, मॉड ऑफ बी वेक्टर का वैल्यू क्या है, 0 नहीं है। उस पोजीशन में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या बनेगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, नॉन 0 की कंडीशन में। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो फिर हमने इस कंडीशन को उठाया और इसको प्रूव करा। बात समझ में आई आपको? क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, लिख लीजिए। यदि इसमें स्क्वायर आता है तो बच्चों तो इसको भी इसी तरह से करना है, ये थ्योरम है, ठीक है ना। समझ में आया? कंडीशन है, वो कई बार 2 मार्क्स में दे देते हैं। बात समझ में आया आपको? और यदि यह सब नहीं लिखना है ना, ये सब नहीं लिखना है, तो आप सिंपल सी बात लिखना जो दिया है क्वेश्चन में। क्या बोला है आपको, 2 शब्द लिखना, ये सब काट पीट के हटा देना है इनको सबको। एक कंडीशन क्या देखो आपको क्या करना है, यदि यहां पर मान लीजिए ये बात भेजे में नहीं उतर रही और एग्जाम में आप भूल भाल गए सब, समझ में आया, तो आपको क्या करना है, 2 बात, सिंपल सी बात लिखना है। आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन में तो दिया रहेगा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एनी 2 वेक्टर्स, ठीक है, कोई भी वेक्टर हैं, तो आपको यही कंडीशन टीपना है। क्या करना है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर और एनी 2 वेक्टर्स, कोई 2 वेक्टर हैं, है ना, ये टीपा आपने। टीपने के बाद आपने बोला कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। इतना तो टीप भी सकते हैं अपन, ये तो फार्मूला ही है। बात समझ में आया? इसको उठा के इधर ले आओ, क्या आ जाएगा, देन, यहां पर लगाना देन, ठीक है ना। ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मोड लगा लो, चाहो अपॉन में क्या ले जाओगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, कॉस थीटा। आया कि नहीं? होल मॉड लगाएंगे, तो होल मॉड लगाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन क्या बन जाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर, और यहां पर क्या आ जाएगा, इक्वल टू कॉस थीटा का मॉड आ जाएगा। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, मोड में है तो या तो इसके बराबर होगा, इससे छोटा होगा। समझ में आया? थीटा का वैल्यू छोटा होगा, या तो मतलब 1 के बराबर होता है या 1 से छोटा होता है, तो इसको यहां टिप देना।
कर दोगे कि नहीं? यहाँ पर 1 करोगे तो यहाँ पर लेस देन 1 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर। आ गया कि नहीं? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे प्रूफ हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? यह सब थ्योरी यदि नहीं लिखना है, यह आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। वैसे तो सिंपल है कि आप देखिए 2 केस हैं, यदि मान लीजिए 0 आता है तो 0 आता है तो इन दोनों का वैल्यू 0 होगा, या फिर मान लीजिएगा कि यदि 0 नहीं है उस पोजीशन में ये कंडीशन होती कि नहीं, मॉड ऑफ ए का वैल्यू 0, इसका परिमाण 0 नहीं है, इसका परिमाण 0 नहीं है, ठीक है, तो उस केस में ये आएगा, ठीक है। तो फिर हमने वैसा ही किया जैसे इसमें करा है। बात समझ में आया? और यदि यह भूल जाते हैं आप तो आप सीधा सीधा क्वेश्चन में जो दिया है वो लिखना है, आपको इतना लिख सकते हैं, टिप के तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये कंडीशन प्रूव। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रब कर दूं बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, अब ध्यान से सुनना बच्चों, एंगल फाइंड करवाता है। एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं एंगल के लिए, आपसे बोला है जैसे मान लीजिए कि आपको पता है cos थीटा इक्वल टू क्या होता है एंगल के लिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी, ये फार्मूला होता है बेटा। या फिर कार्टेशियन फार्मूला देखे तो क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन क्या आएगा, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, दूसरे रूट में क्या आ जाएगा, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। होता है कि नहीं बेटा, c2 स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इनमें मोड इसलिए लगा है पॉजिटिव वैल्यू के लिए, समझ गए ना आप ध्यान से सुनिए, ये फार्मूला है। आपसे यदि क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है सिंपल उसने बोल दिया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू √6 है, √6 है। समझ में आया? क्वेश्चन बोल रहा हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू √6 है और यहां पर बोला है दोनों के मैग्नीट्यूड, मोड ऑफ ए का वैल्यू 1 है और मोड ऑफ बी का वैल्यू 2 है, मान लो, है कि नहीं। एंगल बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं भैया, ओ मोटा भाई, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते ही है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू देंगे, मोड ऑफ ए का वैल्यू देंगे, मोड ऑफ बी का वैल्यू देंगे, इसमें क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर मतलब फार्मूले में तो cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसकी जगह √6 लिखेंगे। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद यहाँ पर क्या है आपका क्वेश्चन, यही है नहीं, √3, सॉरी, यहाँ पर वैल्यू अलग अलग हैं। यहाँ पर दिया है ए मोड ऑफ ए वेक्टर का वैल्यू √3 है और मोड ऑफ बी वेक्टर का वैल्यू 2 है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, √3 लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। क्लियर? अब आपको पता है कि इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √2 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू 2, ये उड़ गए, तो इसको रैशनलाइजेशन से कर देंगे। या फिर एक काम करते हैं, √2 लिखा रहने दो, इसको भी हम क्या लिख देंगे, √2 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो एक रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, cos थीटा इक्वल टू 1/√2 आया और 1/√2 कब होता है, 45 में होता है कि नहीं। तो π/4 थीटा इक्वल टू क्या आ गया बेटा, π/4, मतलब 45 डिग्री आ गया, ये एंगल है। बात समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन यदि मान लो उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, ऐसा ना देके उन्होंने क्वेश्चन दूसरा दे दिया। किस तरह से क्वेश्चन दे दिया बच्चों, आपसे बोल दिया कि ए वेक्टर की कोई पोजीशन है, बी वेक्टर का भी कोई पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर बना के दे दिए, ठीक है। कैसे? जैसे कि क्वेश्चन है आपका, ए वेक्टर का वैल्यू दे दिया i-2j + 3k। बात समझ में आया नहीं आया? और बी वेक्टर का पोजीशन दे दिया बच्चों 3i - 2j + k, ऐसा पोजीशन बना के दे दिया और बोला कि एंगल फाइंड करवाओ, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे भैया, cos थीटा लेंगे कि नहीं, या तो इसमें वैल्यू पुट कर दो या इसमें कर दो। तो इसमें करोगे तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 तो दिख ही रहा है, तो आप मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 का 2 में मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 1 × 3 मतलब 3 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया, अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 + 4 + 9 और सेकेंड क्या आ जाएगा, 9 + 4 + 1। क्लियर क्या बच्चों? तो cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया, ओ नेताजी यहाँ देख लो, 4 3 7 3 10 बटे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 और 4 13, √13
और यहाँ भी √13। हाँ बोलो। अच्छा 14 होगा, हाँ 14 लिख लो यार। तो ये बात समझ में आई बेटा। तो यहाँ पर क्या आ गया, cos थीटा इक्वल, अच्छा मोटा भाई ने बोला, अरे वाह, मतलब यही दिमाग लगा रहे। यहाँ पर आ गया 14, यहाँ पर उड़ाएंगे 5 और यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो cos थीटा इक्वल टू आ गया 5/7 और थीटा का वैल्यू निकालेंगे आर्यन, कितना आएगा बेटा, cos इनवर्स 5/7। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। क्लियर बेटा। इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन दे सकता है, वो सिंपली वैल्यू दे सकता है ऑब्जेक्टिव में, या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज्यादा है, 2 मार्क्स में भी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और यह 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। इसको इसमें फिट कर लो चाहे इसमें फिट कर लो, बात एक ही है। क्लियर बेटा, एंगल के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, रब कर दें। अब नेक्स्ट है बच्चों, अब देखिए एक कंडीशन और समझिएगा। कंडीशन है बात हो रही प्रोजेक्शन की। किसकी बात हो रही बेटा, प्रोजेक्शन मतलब प्रक्षेप। प्रोजेक्शन जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रक्षेप। प्रक्षेप निकालना सीख रहे हैं। तो प्रक्षेप क्या होता है, पहले तो इस पे बात कर लेते हैं। तो प्रक्षेप की बात करेंगे तो सिंपल शब्दों में मैं आपसे बोलूं, सिंपल सी लैंग्वेज में, तो मान लो कि एल एक क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, ये लाइन हो गई। यूं मान लो कि ये भाई साहब हैं, कौन, ए भाई साहब हैं, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने क्या करा, एक पत्थर फेंका और यहाँ पर गिरा, पत्थर फेंका और एल पर गिरा कि नहीं। और इन्होंने क्या कर लिया, जब यहाँ गिरा तो इसको मान लिया इन्होंने, नाम दे दिया मान लो एम नाम दे दिया। देखो एल पर पत्थर फेंका, किसने फेंका, ए ने। क्या पत्थर फेंका, मतलब जो भी पत्थर फेंका वो कहां पर गिरा, एम पर गिरा। तो एम क्या है, प्रोजेक्शन है, प्रक्षेप है, किसका, ए का, किस पर, एल पर। समझ में आया, मतलब एम प्रक्षेप है ए का एल पर। सीधे से शब्दों में बोलें कि एल पर ए भाई साहब ने कब्जा कर लिया, ठीक है। ये और कब्जा क्या है, कब्जा ये है एम। आ रहा समझ में, सीधे से शब्दों में बोलें, ठीक है ना। तो एम क्या है, प्रोजेक्शन है किसका, ए का, किस पर, एल पर, ठीक है ना। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो देखिए यही हम फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू, एम का वैल्यू फाइंड करना होता है। बात समझ में आए। तो प्रोजेक्शन निकालने के लिए यहां पर बात होती है, दो कॉन्सेप्ट पढ़ना पहले। पहला कॉन्सेप्ट है आपका प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर along with the direction of बी वेक्टर। बी वेक्टर की डायरेक्शन में ए वेक्टर का क्या निकालना बेटा, प्रक्षेप निकालना है। ए वेक्टर का बी वेक्टर की दिशा में, बी वेक्टर की दिशा में प्रक्षेप निकालना है, ठीक है। एक कंडीशन। सेकंड कंडीशन होगी बेटा, सेकंड कंडीशन क्या होगी, प्रोजेक्शन ऑफ, इसको ऐसा भी लिख देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। तो और दूसरा, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, ठीक है। दूसरा सेकंड बोल रहे हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर along with the direction of बी वेक्टर की दिशा में। मतलब यहां पर ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। तो देखिए इसका फार्मूला क्या है, ये फार्मूला मेन है, बाकी सब कुछ मोह माया है। समझ में आया। फार्मूला यदि आपको पता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आने के बाद हम नहीं कर पाते हैं, और करके आते हैं तो गलत करके आते हैं। मैं बता दे रहा हूं आपको, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आएगा आपको। देखिए क्या बोला है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आएगा, अपॉन में हम डिवाइड करने वाले हैं। डिवाइड किसका करने वाले हैं बेटा, डिवाइड करने वाले जिसकी दिशा में निकाल रहे हैं, इसका या जिस पर निकाल रहे हैं। यहां पर क्या बोला है, along with the direction of बी वेक्टर।
या फिर क्या लिखा है ऑन बी वेक्टर, मतलब बी वेक्टर पर प्रक्षेप निकाल रहा है, तो जिस पर निकाल रहे हैं उसका डिवाइड करना है। मतलब यहां पर किसका डिवाइड होगा, बी का। तो आपको पता है इससे भी क्या एक स्केलर वैल्यू मिलेगी, क्योंकि वेक्टर हट जाएगा, डॉट प्रोडक्ट है तो, और इससे भी क्या मिलेगा, एक मैग्नीट्यूड मिलेगा। डिवाइड करेंगे तो एक मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वही तो हमें चाहिए है। तो आपको पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन क्या आएगा, मॉड ऑफ बी वेक्टर। अच्छा इसमें क्या आएगा बेटा, सेकंड वाला ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो मोटा भाई क्या सीखे अपन ने सब इसमें क्या सीखा, अपन ने ये सीखा कछु भी होए प्रोजेक्शन निकालना है, दोनों को गुणा मारो, अपॉन में जाके जिसकी दिशा में निकालना है उसका भाग लगा दो। बात समझ में आया कि नहीं आया। मेन चीज है डिवाइड करना, कंफ्यूजन वही होती है कि किसका भाग लगाएंगे। समझ में आया। क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से पहले और उसके बाद करना। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, बोला है आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर ऑन, यहां पर बोला है आई प्लस जे वेक्टर। यहां पर देखिए क्वेश्चन दिया है बेटा, यहां पर बोला है ए वेक्टर है कोई और जिसका बी वेक्टर पर प्रक्षेप निकालना है। आपको समझ में आया कि नहीं आया, किस पर, इस पर प्रक्षेप निकालना है। तो इनके नाम दे दो इसे, ए वेक्टर इक्वल टू आई माइनस जे कर लिया और बी वेक्टर क्या कर लिया बेटा, आई प्लस जे कर लिया। प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, किसका प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, ए वेक्टर का। ए वेक्टर ऑन किस पर, प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं किसका, ए वेक्टर का, किस पर, बी वेक्टर पर। तो क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ क्या आ जाएगा बेटा, बी वेक्टर। मतलब यहां पर आई माइनस का जे डॉट आई प्लस जे अपॉन क्या आएगा बेटा, अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर क्या मिलेगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 अपॉन क्या मिलेगा, √2। आंसर क्या आया, 0। ठीक है, तो लेकिन डिवाइड किसका करा, बी का। समझ में आया। तो इसमें यदि ए का भी डिवाइड करोगे ना, यदि ए का भी डिवाइड करोगे तब भी आंसर 0 ही आएगा। तो इसका मतलब यह नहीं है दोनों एक ही है। बात समझ में आया। वो एक अलग बात है कि बाय चांस ऐसा क्वेश्चन दे दिया उन्होंने कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यहाँ पर यदि आपने यहाँ पर ए वेक्टर का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, हम कुछ रब कर दूं बेटा, चलिए नेक्स्ट है देखिए अब हम आ रहे हैं बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट पे। ठीक है, सदिश गुणनफल पे आ रहे हैं। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट पे आ रहे हैं। ठीक है ना। तो वेक्टर प्रोडक्ट को जनरल क्या करते हैं, देखिए यहां पर मान लीजिए दो वेक्टर हैं आपके, ए वेक्टर और बी वेक्टर। इनके बीच एंगल क्या है बच्चों, थीटा है। ये ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर है। बात समझ में आया। ठीक है, तो यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू, फार्मूला यह होता है कि मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर और इनके बीच बनने वाला एंगल साइन थीटा और इसकी डायरेक्शन एन कैप क्या आएगी, डायरेक्शन एन कैप। ध्यान से सुन लेना, बहुत मारूंगा मैं नेतागिरी करी तो। 25 तारीख में देखता हूं, ध्यान रखना, सेंटर पे ही मिलूंगा मैं। हाँ हाँ, कल भी और 25 को कहाँ जा रहे तुम, हाँ लट चलेंगे। हाँ चलो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। यहां पर एन कैप क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर है, इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर है। मान लीजिए कि यह मतलब आपका एक प्लेन हो गया, मतलब तल हो गया जिसमें इन दोनों का गुणा कर रहे हैं। मतलब यह मान लीजिए यूं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसकी डायरेक्शन किसकी तरफ होगी,
इसकी डायरेक्शन जो परपेंडिकुलर है ना, मतलब इसकी लंबवत, मतलब आपकी तरफ है। बात समझ में आए? ठीक है, यदि आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपकी ये जो डायरेक्शन है वो आपकी तरफ है, और यदि इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डायरेक्शन अंदर की उस साइड होगी, उस साइड, दीवार के उस साइड। समझ में आया कि नहीं? तो लंबवत है ये। बात समझ में आया? जैसे हम बात करें एक्सिस की, तो एक्सिस की बात करते तो ध्यान से सुनियो बेटा, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। इसका यूनिट वेक्टर आई मानते हैं, इसका वेक्टर जे मानते हैं, और इसका क्या मानते हैं? के कैप मानते हैं। यदि ये आई का जे में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यदि हम आई का जे के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो कौन आएगा? के कैप आएगा। और यदि जे का के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर वेक्टर कौन आएगा? आई। के का आई के साथ करेंगे तो जे आएगा। लेकिन अपोजिट करें, मान लो आई का, अभी मैंने क्या करा, आई का क्रॉस मल्टीप्लाई करा जे के साथ में, तो क्या आया? के आया, पॉजिटिव आया। लेकिन यदि जे का आई के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बेटा? माइनस के आएगा। तो यह दुविधा होती है। बात समझ में आया कि नहीं? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कंडीशन यूज करते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। एक तो देखिए, हम यदि यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे तो हमें बहुत सारी बातें निकालना है। ए का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, ए का परिमाण निकालना पड़ेगा, बी का निकालना पड़ेगा, इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो पता करना पड़ेगा, साइन थीटा। तो सबसे पहले कॉस थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे, एंगल पता करेंगे, उसको आइडेंटिटी के थ्रू चेंज करेंगे साइन में, ठीक है। और फिर यहाँ पर यूनिट वेक्टर भी देखेंगे, आई का जे के साथ कर रहे हैं तो के आएगा, फिर जे का के साथ, तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर भी देखना पड़ेगा, सबका वैल्यू रखेंगे तब जाके आंसर मिलेगा। बात समझ में आया? तो इसके लिए हमने क्या करा कि एक सिंपल तरीका अप्लाई करा। सिंपल तरीका यह है कि हमने इसको वेक्टर में मतलब डिटर्मिनेंट में डाल दिया, सारणिक में, सारणिक से कर रहे हैं हम इसको। सारणिक में क्या कर रहे हैं? आई लगाया, जे लगाया, के लगाया, यहाँ पर A1 B1 C1, यहाँ पर A2 B2 C2, ये तरीका है अप्लाई करा। समझ में आया? जहां पर ए वेक्टर का पोजीशन है A1I B1J C1K, ठीक है, और बी वेक्टर का पोजीशन क्या है? A2I प्लस B2J प्लस C2K। यदि यह ऐसा है तो हमने डिटर्मिनेंट में ऐसा लिखा। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, क्लियर है? तो हम इसमें वैल्यू डालेंगे और सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करना तो आपको आता ही है, इसको एक्सपेंड करना आता है कि नहीं आता, प्रसार करना, ठीक है। तो हम इससे करते हैं। तो आपको यहां याद रखना है, आई का जे के साथ में, जे का के साथ, आई का आई के साथ में, जे का जे के साथ में, के का के साथ में मल्टीप्लाई 0 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा? 0। अदर के साथ करेंगे तो अदर के साथ करेंगे तो याद रखियो साइक्लिक ऑर्डर में आएगा। आई का जे के साथ करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, जे का के साथ करेंगे पॉजिटिव आएगा, और यदि उल्टा करेंगे तो नेगेटिव आएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? मतलब ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, मतलब ए बी सी यदि चक्रीय क्रम में है, साइक्लिक ऑर्डर में है, तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, और सी के बाद फिर ए बी सी, फिर बी सी ए, फिर सी ए बी, ऐसी क्रम चलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्लियर? अब देखिएगा, अब देखो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, फार्मूला, कृपा अभी रुकी हुई है, बता रहे हैं। ये समझ में आया बच्चों? अब देखिए आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, वो क्वेश्चन है, आपसे बोलेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मल्टीप्लाई वैल्यू निकालना है, जबकि इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है बेटा। और आपसे बोला है कि ए वेक्टर का पोजीशन हम दे रहे हैं आपको, क्या है बच्चों? ए वेक्टर का पोजीशन उन्होंने दे दिया आपको आई माइनस कितना, यहां ले लो आप 2i, आई माइनस 7j, कहां गया? आई माइनस 7j, और क्या दे दिया? और दे दिया बच्चों 7k, और बी वेक्टर का भी पोजीशन दे दिया है। बी वेक्टर का पोजीशन है 3i माइनस 2j प्लस 2k। अमन मालूम क्वेश्चन कर, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, ठीक है, 25 तारीख को, ठीक है, आ गया। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया ना, तो अमन इस क्वेश्चन को कर रहा है सॉल्व, ठीक है। तो सॉल्व क्या कर रहा है, तो ये क्या करेगा, बढ़िया स्टाइल में लिखेगा ए क्रॉस बी इक्वल टू, यहाँ पर लिखेगा आई जे के लिखेगा,
ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेगा 1 माइनस 7 7 और यहाँ पर 3 माइनस 2 और 2 और सॉल्व कर लेगा। और एग्जामिनर जो चेक करने वाला है वो क्या करेगा, क्रॉस लगा देगा। क्यों? सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, मॉड निकालना है तो वो जानते हैं कि इसका मतलब ही यह होता है। नहीं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को या तो इस तरीके से सॉल्व करो या इस तरीके से सॉल्व करो। ये कौन है? ए क्रॉस बी है। बात समझ में आया कि नहीं आया? मॉड लगाने का मतलब है ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आया है, आंसर आया है, उसका हम मॉड्यूलस निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू आई के साथ करेंगे तो देखिए इसको छुपा देंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14 माइनस का 14 माइनस माइनस प्लस 14 आ जाएगा। ठीक है। फिर माइनस आता है, जे के लिए कर रहे हैं तो जे के लिए क्या आएगा बेटा, इसको 2 माइनस 21 आ गया कि नहीं बोलो। और फिर क्या करेंगे, के लिए कर रहे हैं तो के लिए कौन आ जाएगा बोलो, के लिए आ जाएगा -2 प्लस का 21। क्लियर आया? तो यहां पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू आया कितना, 0 आई, यहां पर मिला प्लस का 19J और यहां पर मिला प्लस 19K। आया कि नहीं? अब हमें क्या निकालना है, मॉड निकालना है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर, 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इनका मल्टीप्लाई मत करो, आप जोड़ दो। आपको पता है इसको आ जाएगा 2 इंटू 19 का स्क्वायर आ जाएगा क्या, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 19 रूट 2 आ जाएगा। ये है भैया ए क्रॉस बी। एक एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन है जिसका आंसर 500 अंडर रूट 507 आता है, 507। याद रखियो, वो क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगो। ठीक है ना? क्लियर? तो इनको ऐसे ही करना है, इसमें कोई बहुत बड़ा बहादुरी का काम नहीं है, सिर्फ गलती होती है इसमें, वो मैंने बताई। क्या गलती होती है, मोड लगा देते हैं। समझ में आया? मोड बाद में लगानो है, समझे? मतलब उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्लियर? बात समझ में आया आपको? चलिए अब नेक्स्ट दो तीन क्वेश्चन और हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ सकते हैं और आए हैं, वही मैं आपको समझाने वाला हूं। क्लियर ना बच्चों? ठीक है। देखिए बेटा, बात हो रही है, ये क्वेश्चन तो वैसे सिंपल है, ये क्वेश्चन और देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिखा है, क्रॉस लिखा है, और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखा है, और यहां पर लिखा है इक्वल टू यहां पर लिखा है आपका 2 और यहां पर लिखा है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ऐसा लिखा है। ये प्रूव करना है बेटा। समझ में आया? क्वेश्चन है, हमने क्या करा, एलएचएस लिया, एलएचएस टेकिंग एलएचएस लिया। एलएचएस में वैल्यू है बेटा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझे? तो अब हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो इसको इसके साथ लिखेंगे, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आएगा कि नहीं बोलो। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई क्या आया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आया। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आया। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई क्या आया, माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आया। समझ में कि नहीं? अब ध्यान से समझना। आपको पता है साइन थीटा बैठा है क्रॉस में, साइन थीटा बैठा है, मतलब कोई वेक्टर खुद के ही साथ एंगल बनाएगा तो 0 डिग्री का बनाएगा, और यहां बैठेगा साइन 0, और आपको पता है साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। तो ये पूरा जितना भी है ना सबको खत्म कर देगा, कुछ बचेगा ही नहीं। क्या आएगा आंसर, 0। मतलब ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ में बी वेक्टर का बी वेक्टर के साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पर टिप भी दे सकते हैं। ठीक है, टिप 10 रुपए का नोट बोलते हैं ना, टिप है ना, टिप बोल सकते हैं, हिंदी में टिप ही बोलते हैं उसको, इंग्लिश में बोलते हैं टिप। समझ में आया कि नहीं? ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर या बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू क्या आएगा बेटा, 0। बात समझ में आया कि नहीं आया? और दूसरी बात, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू इक्वल टू माइनस, यदि अपोजिट करेंगे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता है। आया समझ में? ये हमने टिप दे दी। ठीक है,
ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया बेटा 0। यहां पर बोलो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको प्लस कर दूंगा, बी क्या बनेगा बच्चों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये क्या आ गया बेटा 0। फाइनली इनको जोड़ो, क्या आ जाएगा 2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन है। क्लियर है ना बेटा? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मिसलिनियस के कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, इंपोर्टेंट हैं, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा एक चीज और बता रहा हूं बेटा, इसी में ध्यान से सुनना, काम की बात, फार्मूला बता दे रहा हूं, कर लोगे आप। ठीक है, ध्यान से सुनिए। एक ट्रेंगल है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, फार्मूला आना ही है, लिखने के लिए आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, या वन वर्ड में आ सकता है। ट्रेंगल की बात नहीं करी अभी अपन ने, ट्रेंगल की और बात करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ट्रेंगल मान लो ए है, ये बी है और ये सी है। वेक्टर में बात करेंगे तो वेक्टर में ध्यान से सुनना, ट्रेंगल एरिया ऑफ ट्रेंगल की बात कर रहे हैं, तो इसका फार्मूला होता है बेटा, देखिएगा यह डिपेंड करता है कि जहां से हम खड़े हैं ओरिजिन का किसको माना है हमने। यदि मान लीजिए ए से बी, ए बी वेक्टर दिख रहा है आपको, ए बी वेक्टर दिख रहा है, तो देखिएगा यहां पर मैंने अभी कोई किसी को डायरेक्शन नहीं दिया है, मैं ए पे खड़ा हूं। कहां पर खड़ा हूं बेटा? ए पर। तो ए पर खड़े हैं, तो यदि हम ए को ए से डायरेक्शन भेज रहे हैं, इधर को भेज रहे हैं और इसको भेज रहे हैं, तो इसको डायरेक्शन इधर दिया, इसको डायरेक्शन इधर दे दिया ना बेटा। तो इसका फार्मूला होगा हाफ आएगा, यदि मान लीजिए इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, मतलब इनके निर्देशांक दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसी पोजीशन में इनके वैल्यू, तो ए बी वेक्टर निकाल ही लेंगे आप, ए सी वेक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए बी और ए सी। फार्मूला क्या बनेगा? हाफ आएगा और मोड यहां पर आएगा ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। आया समझ में? यह भी फार्मूला है। बात समझ में आई कि नहीं? यदि आप यहां पर बी पर खड़े हो जाते, अमन भैया बी पर खड़े हैं, तो बी से डायरेक्शन भेज रहे हैं, रेज भेज रहे हैं, किरणें भेज रहे हैं इधर को, एक इधर को जाएगी, एक इधर को जाएगी कि नहीं? तो इनके अकॉर्डिंग क्या हो गया पलक बेटा? यह हो गया 1/2 क्या, बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर। ठीक है, बी ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर। अब आप बोलेंगे सर इसको पहले लिख देंगे और इसको बाद में लिख देंगे, गलत तो नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं, मोड लगा है, आपको पता नेगेटिव भी आएगा ना आंसर, एरिया नेगेटिव भी आएगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें उसका मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा यह भी फार्मूला है दूसरा 1/2। यदि यहां पर सी पे कोई खड़ा है, जैसे मोटा भाई खड़े हैं, तो सी से डायरेक्शन भेज रहे हैं, सी ए और सी बी, इनके अकॉर्डिंग डायरेक्शन कैसी आएंगी? ऐसी आएंगी कि नहीं? तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों कि यहां पर क्या आ जाएगा, सी ए वेक्टर क्रॉस सी बी वेक्टर। ठीक है, यह सब ट्रायंगल्स के फॉर्मूले हैं। आप इससे भी वही एरिया आएगा, इससे भी और इससे भी। और सिंपल से वर्डों में यदि मान लीजिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया है, निर्देशांक वगैरह नहीं दिए हैं, सिंपल बोल दिया ए वेक्टर का वैल्यू इतना है, बी वेक्टर का वैल्यू इतना है, समझना, पोजीशन बना के दे दिया। तो आपको सिंपल फार्मूला यह बनाना है कि 1/2 मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये ट्रायंगल्स का फार्मूले हैं चारों। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अच्छा अब हम समांतर चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या होता है समांतर चतुर्भुज में? क्या होता है बेटा? इस तरह से होता है कि नहीं? इसका फार्मूला याद रख लीजिए बस, फार्मूला यदि पूछ लेंगे। अच्छा वो बोलते हैं एक पैरेललोग्राम है, उसमें क्या है, उसकी एडजेसेंट साइड दी है। एडजेसेंट समझते हो क्या होती हैं? संलग्न, जुड़ी हुई। बात समझ में आया? जिनमें कॉमन एक एंगल कॉमन होता है उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब जैसे एक यहां पर इस एंगल की बात कर रहे हैं, ए के साथ कौन कौन जुड़ा है? यहां देखो, ए एंगल है, यहां पर थीटा बन रहा है, तो ए भी जुड़ा है और ए डी जुड़ा है, तो इन दोनों का वैल्यू देगा। समझे? और आपको अच्छे से पता है कि ए वेक्टर इसका जो पोजीशन रहेगा वही पोजीशन इसका भी रहेगा, और इसका जो पोजीशन रहेगा वही पोजीशन इसका भी रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? तो यहां पर यदि आपको क्या करना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर देगा वो। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या करेंगे हम, फार्मूला बनाएंगे इसका। तो फार्मूला क्या होता है बेटा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, पैरेललोग्राम का फार्मूला है, समांतर चतुर्भुज का फार्मूला है। क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, मतलब समांतर
चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का फार्मूला। क्लियर? बना यहाँ पर बना पान 2 नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। क्या आना है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और आपको देगा क्या क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। और देखो उन्होंने क्या है, मैंने पहला क्वेश्चन कराया था ना, वो कितना आया था उसका 2 रूट मतलब 19√2 आया था, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन था ये भी है। लेकिन वहां पर क्या है, वैल्यू दी थी उन्होंने, ए वेक्टर और बी वेक्टर दिए। वहां पर थोड़ा सा यदि वो लिख लेते कि मतलब ये साइड है, एडजेसेंट साइड है किसकी, पैरेललोग्राम की, समांतर चतुर्भुज की। समझ में आया कि नहीं? तो आप इसका एरिया निकालो, तो आपको करना वैसे ही पड़ता, सिर्फ समझ में आया कि नहीं आया? तो यह क्वेश्चन आ सकता है, बात समझ में आया? और ट्रेंगल यदि आ गया तो ट्रेंगल में भी आपको साइड देंगे, तो ये वाले फार्मूले क्लियर इंपोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव टाइप भी आ सकते हैं, ठीक है ना? ओ भाई साहब समझ में आया? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने लिखा ना 2 ब्रैकेट बी वेक्टर इनटू ए वेक्टर, तो आपने गलत लिखा ना, शायद ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर आएगा। अच्छा, क्वेश्चन ही गलत लिख लिया हमने। अच्छा सॉरी, यहाँ पर जो क्वेश्चन था ना वो ऐसा था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो हमने प्रूफ ऐसा करा, ठीक है? वो क्वेश्चन गलत लिख लिया होगा, ठीक है? क्लियर बेटा? चलिए जल्दी लिखो। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं बच्चों, आप ध्यान से समझिए। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कि आईएमपी हैं, सुनिएगा। मैं मिसलिनियस विविध प्रश्नावली की बात कर रहा हूं। विविध प्रश्नावली में कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि एक क्वेश्चन लिखा है, ध्यान से सुनना। उन्होंने बोला है एक्स आई प्लस जे प्लस के, ठीक है? यह क्या है? एक उन्होंने बोला इज अ यूनिट वेक्टर। क्या है बेटा? यूनिट वेक्टर है। समझ में आया? एकांक सदिश है, एकांक सदिश बोल दिया। अब एकांक सदिश से हमें क्या पता है? एकांक सदिश में हमें पता है भैया, कोई भी एकांक सदिश होगा उसकी लेंथ क्या होगी? 1 होगी। समझ में आया कि नहीं? मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। तो हमें पता है ये भाई साहब कुछ भी हैं, यूनिट वेक्टर है ना, तो यूनिट वेक्टर है, तो इस केस में क्या आएगा? एक्स, यहां पर आएगा आई प्लस जे प्लस के का वैल्यू क्या होगा बेटा? 1 होगा। समझे? और हमें पता है कि यदि हमें ऐसा लिखा है तो चाहे तो x का मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, तो क्या आ जाएगा? एक्स आई प्लस बाई जे, नहीं एक्स जे प्लस एक्स के का मॉड इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 1 है ना। तो यहां पर अंडर रूट लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 आया कि नहीं? तो x का वैल्यू चाहिए, तो x आपको पता है क्या बन जाएगा यहां पर? 3x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया बेटा? बना गया। तो x रूट 3 इक्वल टू क्या आ गया बेटा? 1 आया कि नहीं? बोलो। तो x का वैल्यू क्या मिल गया? 1/√3, ये हमारा आंसर आएगा। क्लियर ना बेटा? ठीक है, यूनिट वेक्टर है तो इसका वैल्यू यह होगा x का, ठीक है ना? बात समझ में आई आपको? ठीक है, चलिए अब आगे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ये आ चुके हैं एग्जाम में और आने की चांसेस लग रहा है मेरे को इस बार फिर से। ये पिछली साल ही आया था क्वेश्चन में से। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दे दिया। ध्यान से समझो, यहां पर गलतियां करते हो आप लोग। आपसे बोला है प्रूव करवा रहा वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यहां पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर का स्क्वायर, ए वेक्टर यहां पर बोला मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर। और यहां पर बोला है यदि ए और बी कैसे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे? परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर है मतलब एक दूसरे पर लंबे हैं। ये ए वेक्टर है और ये कौन है? बी वेक्टर है। तो इनके बीच एंगल कितना बनेगा बेटा? 90 बनेगा। थीटा का वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री होगा कि नहीं? बोलो, होगा। तो हम क्या कर रहे हैं? नहीं आया समझ में? ये प्रूफ है, प्रूफ समझे? और साइड में एक और बात लिखी है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब एक परस्पर लंब हैं, एक दूसरे पर लंब हैं। तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे? LHS उठा लेंगे। LHS इक्वल टू क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसा लिखा है बेटा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा बेटा?
यहां पर देखो, चाहे तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो चाहो तो। समझ में आया कि नहीं आया? क्या लिख सकते हो? a वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं? होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा? मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मॉड में आएगा, प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब आप बोलेंगे यहां पर लिखना भी पड़ेगा, लेकिन क्या ए वेक्टर यहां मॉड नहीं था, कैसे लगा दिया? तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूं, ए वेक्टर का स्क्वायर लिखा हो, मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर लिखा हो, या फिर ए स्क्वायर लिखा हो, सब एक ही बात है। मतलब यदि वेक्टर का मॉड्यूलस है, मापांक है, समझ में आया, उसका स्क्वायर करेंगे, या फिर वेक्टर का स्क्वायर करेंगे, वेक्टर का स्क्वायर करेंगे, या फिर खाली संख्या नंबर का स्क्वायर करेंगे, सब एक ही बात है। समझ में आया? मॉड का इसका क्या मतलब है? यहां वेक्टर लगा है उसका कोई मतलब नहीं है, स्क्वायर लगा है मतलब उसका कोई मतलब है नहीं। समझ में आया? क्लियर ना मोटा भाई? यहां पर मॉड लगा है, मॉड लगा है, स्क्वायर लगा है, तो मॉड का मतलब क्या है? नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू। इसका मतलब भी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका मतलब भी न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, ये तीनों एक ही होता है। क्लियर? तो इस वजह से मॉड लगा सकता हूं मैं। तो यदि मॉड लगाऊंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आपको पता है ए वेक्टर परपेंडिकुलर है किस पर? बी वेक्टर पर। तो इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा कि नहीं? बोलो आएगा। तो यहां पर क्या बनेगा? ए मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा? 0। फाइनली प्रूफ हो गया आपका मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर। क्लियर बेटा? आया समझ में? नहीं आया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में, और यही परेशान करेंगे जो मैं बता रहा हूं। 3 गिनती के 3 करा रहा हूं, छोटे छोटे जरा जरा से। बात समझ में आया बेटा? मुंह मत बना, अभी चले जाना 5 मिनट में, एक लापा लगाऊंगा सही हो जाएगा। मुंह बन रहा है उसका। हाँ चलो नेक्स्ट है बच्चों, क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है आपका, 2 वेक्टर हैं आपके, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर आपको बोला गया है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल यदि है, एंगल थीटा है। एंगल क्या है बेटा? थीटा है बोला है। तो आपको बोला है ए वेक्टर बी वेक्टर कैसा है? यूनिट वेक्टर है। ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसा है बेटा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यूनिट वेक्टर है। यदि यह यूनिट वेक्टर है तो इसका क्या होगा बेटा? ऐसा होगा, बोलो पक्का यही होगा। क्या बोला है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर है। तो हमें तो अच्छे से पता है भैया कि यूनिट वेक्टर होता है तो मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का वैल्यू 1 होगा। इसका मतलब यह हुआ, होल स्क्वायर कर दें, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आएगा कि नहीं? बोलो। और आपको अच्छे से पता है कि यदि होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए प्लस बी का फार्मूला लगता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर क्या है बोला है बच्चों? प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। और देखो यहां पर एक बात और बोली है, ए वेक्टर और बी वेक्टर भी यूनिट वेक्टर है। यह तो यूनिट वेक्टर है ही है, साथ में क्या है? एंड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड बी वेक्टर ऑल्सो यूनिट वेक्टर। ये क्या है बच्चों? ये भी यूनिट वेक्टर है। ए वेक्टर और बी वेक्टर भी कैसे हैं बच्चों? यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब है इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 का स्क्वायर। आया कि नहीं? क्वेश्चन है भैया, एग्जाम में देख लीजिए 2025 मतलब 25 तारीख में। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा? 1। समझे? तो आप बताइए कि यहां पर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? उस तरफ पहुंचेगा। तो उस तरफ पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा? 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या आया? -1 आया। आया कि नहीं? बोलो। ए वेक्टर यहां पर समझ में आया? इतना क्लियर है? यहां इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1। ठीक है, और यहां पर 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 1 आया। यहां पर इसका वैल्यू 1 रख दिया तो 1 और 1 2 हो जाएगा। 2 को ट्रांसफर करेंगे तो -1 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं?
अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या बन जाएगा, -1/2 आया कि नहीं। अब इसको और सॉल्व कर लो क्योंकि एंगल फाइंड करना है। तो हम क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर और इनके बीच बनने वाला एंगल cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/2 आया कि नहीं बोलो। इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, ओनली क्या आ गया, cos थीटा इक्वल टू कितना, -1/2 होता है कि नहीं भैया। अब cos थीटा इक्वल टू माइनस को यहीं छोड़ो, 1/2 कहाँ होता है cos में, कितने डिग्री का वैल्यू होता है मोटा भाई, बताई दो आज तो। 1/2 कब होता है cos में, 60 डिग्री को। रेडियन में क्या लिखते हैं, π/3 लिख दिया। आया समझ में। ये इससे उड़ेगा क्या, नहीं उड़ेगा, मतलब पहले माइनस हटाना पड़ेगा, कहने का मतलब cos, तो माइनस को क्या मैं इस तरह स्टाइल में लिख सकता हूँ, cos पाई माइनस π/3 करके लिख सकते हैं कि नहीं, क्या लिख सकते हैं बेटा, पाई माइनस π/3 करके। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या, cos 2π/3, थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2π/3। यह बच्चों आंसर रहेगा। क्या बात समझ में आई बेटा, कितना आंसर आ गया, 2π/3। बात समझ में आई आपको। चलिए एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ध्यान से समझना, ऑब्जेक्टिव में देख लेना, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में ना मिले तो। क्वेश्चन है आपका, मजाक नहीं है बेटा, रियल बोल रहा हूं। आई वेक्टर यहां पर आई क्रॉस जे है, आई क्रॉस जे, और यहां पर लिखा है प्लस जे कैप जे डॉट आई क्रॉस के, और यहां पर लिखा है प्लस के कैप डॉट आई क्रॉस जे, और यहां पर है जे क्रॉस के, सॉरी जे क्रॉस के है। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा, इसको करना है सॉल्व। तो देखिएगा क्या करेंगे हम, सॉल्व करना है बेटा। आपको पता है यहां पर आई जे के, आई है, यहां पर जे है, और यहां पर के है। साइक्लिक ऑर्डर में रहते हैं कि नहीं रहते हैं। यदि हम इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव रहेगा, क्लॉकवाइज करेंगे तो नेगेटिव रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो हम क्या करेंगे, यहां पर आई को वैसे का वैसा रखेंगे प्रिया बेटा, है ना, आई को वैसे का वैसा रखा, जे का के में कर रहे हैं, तो जे के बाद के ही आता है कि नहीं, आई, और यह कौन है, जे है, जे के बाद कौन आता है, के आता है। तो इसको क्या लिख दूंगा, प्लस का क्या बनेगा, जे और के का यदि मल्टीप्लाई करते हो तो इसका परपेंडिकुलर वेक्टर कौन होगा, बोलो। अरे नहीं समझ में आ रहा है, ये एक्सिस है, आई है, ये जे है और ये के है। आई का जे में गुणा करेंगे तो ये आएगा, जे का के में करेंगे तो ये आएगा, ठीक है, आई का के में करेंगे तो जे आएगा। ठीक है, ये सिस्टम होता है। तो यहां पर बताइए, आई तो वैसे का वैसा है, यहां पर आ जाएगा क्या, आई पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, प्लस जे डॉट आई का के छूट गया, मतलब जे छूट गया ना बीच में, तो इसका मतलब यदि मतलब साइक्लिक ऑर्डर में देखें तो के छूट गया, मतलब इसका गुणा ऐसा करा होगा आई के, मतलब क्लॉकवाइज करा होगा, है ना। तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, माइनस का जे बनेगा, क्लियर। और यहां पर बताइए बेटा, के कैप इंटू आई का जे में क्या बनेगा, के पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब आपको पता आई का आई में मल्टीप्लाई बन होगा कि नहीं, यहां पर -1 + 1, एक उड़ गया एक बच गया, आंसर ये आएगा, क्लियर। अब सुनिए, ध्यान से सुनना, यह क्वेश्चन में चालाकी करते हैं एग्जामिनर, क्या करते हैं, यह क्वेश्चन बनाया उन्होंने, वो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, बहुत काम की बातें हैं। वो आपका यही देखना चाहते हैं IQ लेवल की, क्या आप क्या कर रहे हैं, रट्टा मार के आए हैं या क्या। वो क्या करेंगे, इसको आई के ना लिख के के क्रॉस आई लिख देंगे, क्या लिख देंगे, के क्रॉस आई। आपने ध्यान दिया ही नहीं, आप तो बोलते हो अरे बन आता है इसका आंसर, तो रट के आया तुम्हें, बन आता है। उन्होंने क्या करा, इसको चेंज करा, आई डॉट जे क्रॉस के, और आया है बच्चों एग्जाम में जैसा आया है वैसा ही बता रहा हूं। यहां पर आया है जे डॉट, यहां पर लिख दिया के क्रॉस आई, और यहां पर लिख दिया प्लस के आई क्रॉस जे। तो ध्यान से सुनना, इसका वैल्यू कितना आएगा, आई डॉट आई आया, इसका क्या आया, जे डॉट जे, इसका आया के डॉट के।
तो इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, आंसर 3। अपन लगाया -1। समझ में आया कि नहीं आया? सिर्फ फर्क क्या है, इसको चेंज कर दिया उन्होंने, साइकिल में ही लिख दिया, साइक्लिक ऑर्डर में, और हम क्या करा, हमारी लुटिया यहां डूब गई। समझ गए ना? यह ध्यान रखना। अब एक लास्ट क्वेश्चन मात्र, ठीक है? हाँ, ये तो मिटा सकते हैं ना। चलो, मालूम है आज से 2 साल पहले बच्चे के 99 नंबर इसी वजह से रुके थे। मतलब 99 नंबर आए थे ना, 1 नंबर रुका था इसी वजह से। क्या बताया था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। बात यह है, वो भी नींद में थे तुम्हारी तरह, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। आपसे बोला जाता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू इक्वल है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू इक्वल है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के इक्वल है। कैसा बेटा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ध्यान से सुनना, यह सवाल बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा है। ऑब्जेक्टिव टाइप भी आ सकता है और सॉल्व करने के लिए भी एंगल में एंगल पूछ सकते हैं, ठीक है? क्या पूछ रहे हैं? एंगल, ठीक है? मतलब एंगल पूछ रहे हैं, तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वाला फार्मूला बोलना क्या होता है? ए वेक्टर बी वेक्टर और इनके बीच बनने वाला एंगल कॉस थीटा, और इसका फार्मूला क्या होगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड। तो देखिए यहां पर मोड ऑफ ए वेक्टर आएगा, मोड ऑफ बी वेक्टर आएगा, और इनके बीच साइन थीटा आएगा। अच्छा, आप बोलेंगे एन कैप कहां गया? तो मोड लगा है, इस वजह से उसका वैल्यू, एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर होता है, उसका वैल्यू 1 हो गया। समझे? इस वजह से हट चुका है वो। बात समझ में? अब इस क्वेश्चन को भी करोगे ना, कई दुविधाएं आएंगी आपको, इसलिए मैं समझा रहा हूं, समझ लो। क्यों? क्योंकि इस सवाल को करोगे, आपको पता है फार्मूला, आप एन कैप भी लगा दोगे, और फिर आप बोलोगे यार एन कैप का क्या करेंगे, कंफ्यूज होगे। समझ में आया कि नहीं? इसलिए ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। आपको ये फार्मूले लगाना है, मोड लगे हैं, लगा है कि नहीं? तो मोड लगा है मतलब मोड ऑफ एन का वैल्यू क्या आ गया? मोड ऑफ एन का वैल्यू 1 हो गया, इस वजह से ये ऐसा लिखाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आप बताइए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? मोड ऑफ ए वेक्टर, मोड ऑफ बी वेक्टर, और इनके बीच बनने वाला एंगल क्या है? कॉस थीटा आ गया। इक्वल टू क्या है यहाँ पर? मोड ऑफ ए वेक्टर, मोड ऑफ बी वेक्टर, और इनके बीच बनने वाला एंगल साइन थीटा। समझे? इससे ये उड़ गया, उड़ा दें यहीं, ठीक है? तो यहां पर क्या आ गया? कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया बेटा? साइन थीटा। आया कि नहीं आया? अब दोनों को सेम करना है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, कॉस 90 माइनस थीटा, या पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकता हूं क्या? बोलो, ठीक है? कॉस से कॉस उड़ जाएगा, मान लो क्या बचा? थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, मतलब उड़ते नहीं है, मतलब कैंसिल हो मतलब कंपेयर कर लेते हैं, अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि उड़ जाते हैं। पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसको इधर लाएंगे, 2 थीटा इक्वल टू क्या हो गया? पाई बाई 2। इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या आ गया बेटा? पाई बाई 4। तो बात समझ में आई आपको? तो ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जितने भी। तो बच्चों देखिए, इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और जो आने की संभावना है उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट पढ़ेंगे, ठीक है? तो आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और यदि कोई आपकी क्वेरी है तो आप भेज सकते हैं, हम उसी का सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।